हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं आपकी बात। आज एक अहम मसले के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों केंद्र बनाम राज्य के इर्द गिर्द दिखाई पड़ती है। मुद्दे अलग अलग हैं, बातें अलग अलग हैं, कई बार विषय थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन इनमें राज्य का वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार अखाड़े में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम भूपेश बघेल आमने सामने। इस जंग की शुरुआत केंद्रीय मंत्री की चुनौती से हुई, जो आइडियोलॉजी और दल बदलू तक जा पहुंची। सिंधिया वर्सेस भूपेश की लड़ाई और इस पर जारी बयानबाजी के सियासी मायने पर अगले 1 घंटे तक हम दोनों पक्षों के खुले दिल से बोलकर इस मंच के ऊपर अपनी बात रखने वाले नेताओं के साथ में करेंगे। तो हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, इसके पहले बता दें कि इस मंच पर शिशुपाल सोरी साहब, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय, सीनियर लीडर जुड़ेंगे। कृष्णमूर्ति बांदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए आ चुके हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब हैं, जो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और मृणाल पंत साहब हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का मुखर्ता से पक्ष रखेंगे। तो इन सबको सुनेंगे और क्या इस बहस में सार निकालते हैं। इस जंग में राज्य का हित है या राजनीति ज्यादा, इस पर भी आएंगे। और तमाम तरह के मसलों पर जो प्रतिक्रियाओं के दौर आ रहे हैं और उस पर राजनीति जारी बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे उनकी तरफ से अभी तक एक पत्र नहीं मिला है, मेरे पत्र का जवाब नहीं मिला है। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता। इन आंकड़ों पर बहस करने के लिए मैं कल तैयार हूं, अगर भूपेश जी तैयार हैं। तो ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसके बारे में क्या बात करें। केंद्र से छत्तीसगढ़ के हिस्से की बकाया राशि को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने हैं। फंड को लेकर शुरू हुई लड़ाई आइडियोलॉजी तक आ पहुंची है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार मोदी सरकार पर छत्तीसगढ़ की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। आकांक्षी जिलों का दौरा करने मंगलवार को राजनांदगांव पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए उन्हें खुली बहस की चुनौती तक दे दी। जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में स्थापित है, पिछले 3 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार से राशि के रूप में, अनुदान के रूप में और जीएसटी के भाग के रूप में दिया गया है। तो इन आंकड़ों पर बहस करने के लिए मैं कल तैयार हूं, अगर भूपेश जी तैयार हैं। सिंधिया ने कहा कि पिछले 3 साल में केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को राशि, अनुदान और जीएसटी के भाग के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए मिला है। इस मुद्दे पर वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बहस करने को भी तैयार हैं। सिंधिया की चुनौती पर मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि मैं दल बदलूं की बात का जवाब देना उचित नहीं समझता। उन्हें पहले अपने पुराने बयान और आज के नए बयानों की तुलना करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं, जो सत्ता की खातिर दल बदलते हैं, ऐसे लोगों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर लें। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता, जो खुद दल बदल कुर्सी के लिए है ना, वो पार्टी छोड़े। अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसके बारे में क्या बात करें। मुख्यमंत्री इसके पहले बीजेपी सांसदों को कटघरे में खड़ा करते हुए ये आरोप भी लगा चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने इनका मुंह नहीं खुलता, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता आंकड़ों के जरिए एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। बहरहाल सिंधिया के बहाने सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा तो छत्तीसगढ़ बीजेपी भी एक्शन मोड में आई। कहा कि मुख्यमंत्री बहस से भागने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। मुद्दे ये है कि क्या सार्वजनिक मंच में आके बहस के लिए तैयार हैं भूपेश जी, जब भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। और ये चुनौती सिंधिया जी ने उनको खुले मंच से दिया है। अब इनके पास 100 बहाने हो सकते हैं बाईपास करने। सवाल के बदले सवाल और आरोप के बदले आरोप। फंड को लेकर केंद्र बनाम राज्य के बीच की लड़ाई हर दिन आक्रामक होती जा रही है। एक और बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभाले दिखते हैं, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के मुखिया दमदारी से प्रदेश के हक की बात कहते हैं। दोनों ही अपने अपने दावों के पक्ष में कुछ आंकड़े भी पेश करते हैं। देखना दिलचस्प है कि प्रदेश हित में आर पार की इस लड़ाई में कौन बीस साबित होता है।
राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो ये मुद्दा इतना गर्मा चुका है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक हैशटैग भी चला दिया है, हैशटैग जवाब दें भूपेश, या बहस करने के लिए आ गए हैं भूपेश। तो इसके ऊपर आपको भी हम एक मौका दे रहे हैं, आप भी अपनी राय, अपनी बात रख सकते हैं। IBC 24 जब तक इस विषय के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा है, आपकी भी राय का स्वागत है। हैशटैग भूपेश अटैक्स सिंधिया, इसके ऊपर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। इस हैशटैग के साथ में आप ट्वीट करें, अपनी बात रखें। और ये पूरा पैनल जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, एक खुली चुनौती केंद्रीय मंत्री ने दी, लेकिन जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी ना हो, जो अपनी कुर्सी के लिए दल तक छोड़ दें, उनके सवालों का मैं जवाब नहीं दूंगा, उनकी बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। और अगर जवाब देना है तो पहले अपने पूर्व के और आज के बयान आप खोलकर देख लें, उठाकर देख लें। देखिए पुनीत जी, मुझे आवाज एक तो बहुत कमारे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट है। पुनीत जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है हम तक। आपकी आवाज थोड़ा बढ़वाएं सर, बहुत मुश्किल से सुन पाया हूं मैं जी सर। लेकिन पीसीआर को बोलिए कि मेरे तक जो आपकी आवाज आ रही है उसको प्लीज बढ़वा दें, क्योंकि मैं पैकेज पूरा जी जी नहीं सुन पाया। आपका बिल्कुल, मैं अपनी आवाज आप तक बढ़वा रहा हूं। सवाल मैं एक बार फिर आपके लिए दोहरा देता हूं। सिंधिया जी ने जो चुनौती दी थी, इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा जिनकी आइडियोलॉजी नहीं, पहले अपने बयान, पहले के और आज के बयान खुद उठाकर चेक कर लें, जो कुर्सी के लिए दल छोड़ दें, उनके सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। देखिए, ऐसी स्थिति कब आती है पुनीत जी, जब आपके पास उत्तर नहीं हो, या आप जानते हो कि इस प्रकार का उत्तर देंगे। मेरा आशय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से है कि यदि वो इन विषयों का उत्तर देंगे, या जैसा सिंधिया जी ने चुनौती दी कि वो संवाद करने के लिए तैयार है कि केंद्र ने कितनी मदद राज्य की करी, विशेषकर छत्तीसगढ़ की, तो वो यदि उत्तर देंगे तो भूपेश बघेल जी को असुविधा हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा कि केंद्र की सरकार सभी राज्यों के साथ विकास को लेकर एक समान मानदंड और मापदंड रखती है। छत्तीसगढ़ के लोग इस भारत भूमि के लोग हैं, किसी और अन्य देश के लोग नहीं हैं कि जिनके प्रति पक्षपात की भाव और भावना के साथ सरकार काम करे। और जैसा सिंधिया जी ने कहा, जो मेरी जानकारी में है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राज्यों को दी गई है। केंद्रीय करों में हम सब जानते हैं पुनीत जी के 14वें वित्त आयोग के बाद 42% का प्रावधान है जो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता है। जो जीएसटी लगता है, जो छत्तीसगढ़ में बहुत सारा लग रहा है, वो जीएसटी में आधा हिस्सा राज्य सरकार का है। एसजीएसटी और सीजीएसटी केंद्र का और राज्य का आधा हिस्सा उनका होता है। और उसके बाद यदि भूपेश बघेल, या तो भूपेश बघेल जी स्वीकारें कि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं है, और यदि विकास है तो सच को स्वीकारें कि जो केंद्रीय आर्थिक संसाधन जो छत्तीसगढ़ को मिलने चाहिए थे वो पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। और जहाँ तक विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो विचारधारा पुनीत जी क्या विचारधारा है? कन्हैया कुमार की कौन सी विचारधारा है? नवजोत सिद्धू जी जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी कौन सी विचारधारा थी? हार्दिक पटेल की कौन सी विचारधारा थी? क्या इन सब की प्रसूति 24 अकबर रोड जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय वहां हुई थी? विचारधारा वो जो राष्ट्र को आगे लेकर जाए, विचारधारा वो जो माँ भारती के परम वैभव के लिए बात करे। और हम नहीं विचारधारा को लेकर आपत्ति जता रहे। कांग्रेस के G23 के नेता आक्रोशित हैं कि घर घर की पार्टी को घर की पार्टी बना दिया, भैया की पार्टी, मम्मी की पार्टी, दीदी की पार्टी। और अब मम्मी भैया दीदी भी पार्टी नहीं संभाल पा रहे। एक राजनीतिक विश्लेषक को ठेके पर देने की तैयारी चल रही चुनाव जिताने के लिए। ये उस राजनीतिक दल की स्थिति है जिसकी कथित विचारधारा को लेकर भूपेश बघेल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने भूपेश बघेल जी को भी देखा है, उनकी धारा, विचारधारा सब देखी है, पर मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता। मैं तो करबद्ध आग्रह कर रहा हूं भूपेश जी से कि सिंधिया जी ने जो आपसे कहा कि वो सार्वजनिक संवाद करने को आपसे तैयार हैं आर्थिक संसाधन और सहायता को लेकर, तो यदि आप में साहस है तो दम के साथ मैदान में आइए ना। ठीक है। हालांकि पंकज जी जो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा एक केंद्रीय मंत्री जी ने यहां रखा था पत्रकारों के सवाल पर,
एक ऐसा ही आंकड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी रखा है और तब रखा है जब जब उन्होंने केंद्र को मंत्रियों को पत्र लिखने की बात, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात की है, तब प्रदेश को उन्होंने बताया कि हमारे हिस्से का, हमारे हक का ये पैसा है और अगर ये नहीं मिलता है तो फिर हमको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। केंद्र खुद कहता है कि राज्य मिलकर के विकास करेंगे तो देश का विकास होगा, तो राज्यों का विकास आप क्यों बाधित कर रहे हैं, क्यों इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, इसके प्रश्न उठते रहे। चलिए, लेकिन जो आपने बात की है, हमारे साथ में शिशुपाल शौरी साहब हैं। एक सीधा चैलेंज दिया उत्तर मुख्यमंत्री जी ने जो दिया, इसके बाद में भी कहा जा रहा है लगातार बीजेपी एक हैशटैग भी चला रही है, बहस करो भूपेश। क्या कहेंगे आप शौरी साहब? पुनीत जी, इस संबंध में मुझे कहना है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो बिल्कुल दमदारी से कही। आज सिंधिया जी बीजेपी के खेमे में है। ये खुदा ना खास्ता वहां नहीं गए होते, कांग्रेस में होते तो क्या ये बात कहते? तो ये दल बदलू हैं, जिनके आइडियोलॉजी बदलते रहते हैं, जिनके जो भक्ति है वो किसी के प्रति आज है अपने स्वार्थ के लिए, कल किसी के साथ था, तो उससे क्या बहस करेंगे। जहां तक सवाल है, अभी पंकज भाई का भी मैं बात सुन रहा था, पंकज जी ये बता दें कि हमको कितना, हमारे जैसे जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, उसमें हमारा कितना हिस्सा बनता है और कितना पैसा उन्होंने दिया है। हम कह रहे हैं कि हमारा 14,000 करोड़ बचता है, क्योंकि हमारे जो रिकॉर्ड है उसके आधार पे हम कह रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज जो उनका डीजल पेट्रोल पे लगता है उस पे हमारा 13,000 करोड़ का बकाया है, हम ही कह रहे हैं, हमारे जो रिकॉर्ड है उसके आधार पे। तो और वो जो पैसे मिल रहे हैं, ये दो तरह के पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये उनका जो कमिटेड जो लाइबिलिटीज है, जैसे जीएसटी, उसको देना ही है, उसमें कोई सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के पास जाने की जरूरत नहीं है। पर जो डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स वगैरह से जो कलेक्ट होता है, वो पैसा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशन पे स्टेट को मिलता है, उसमें भी एक फिक्स है कितना मिलेगा। तो ये दोनों का हिसाब बता दे तो मैं चैलेंज करता हूं कि बैठने के लिए तैयार हूं। तो ये केवल ये कहना केवल राजनीतिक लाभ के लिए और अपने आका को खुश करने के लिए, इसमें ये इस पे विवाद हो सकता है कि उनके पास जो आंकड़े हैं वो पुराने हैं, हमारे पास आंकड़े हैं वो अभी के। तो ये बैठ के बात किया जा सकता है, किंतु भूपेश जी ने जो दावे किए हैं ये बिल्कुल 100% सही है। और ये केवल दावे नहीं है, ये पत्राचार चल रहे हैं, ये प्रशासनिक तौर पे भी, और मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदनशीलता से कहा है। और मैं राज्यों की बात बताऊं, हमारे यहाँ जो पूंजीगत व्यय की राशि है वो 18,000 करोड़ का है, और दूसरे स्टेट का आप देख लीजिए, गुजरात का जहाँ 3 लाख करोड़ का उनके ऊपर बैंक लोन है। हमारे यहाँ तो अभी अगर पूरे का मिला दे तो 80 के लगभग ही होगा, बल्कि उससे भी कम है 1000 का। तो ये जो कहना कि ये जो आंकड़े दे रहे हैं वो गलत है। चलिए, एक बड़ी बात है, बांदी साहब से मैं आपकी बात का उत्तर लेता हूं। शौरी साहब, आपकी बात का उत्तर बांदी साहब से लेता हूं। बांदी साहब, मुद्दा प्रदेश का था, लेकिन चूंकि केंद्रीय मंत्री ने चैलेंज किया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बहस करो भूपेश ये हैशटैग चला रही। लेकिन जवाब में कांग्रेस भी कह रही है कि आप बहस करने के लिए चुनौती बड़े नेता को तो दे रहे हैं, हमने भी आंकड़े पेश किया, आप इस पर तो उत्तर दे नहीं पाते, आप इस पर काउंटर कर नहीं पाते, आप मंचों के ऊपर जो राज्यों की मांग है इस पर साफ साफ नहीं कह पाते, और पत्र लिखते हैं तो आप इसे भी क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि राज्य के हक के लिए लड़ना आपको भी चाहिए। प्रदेश इकाई को सबसे ज्यादा इस पर घेरा गया है। बांदी साहब, आप ही से सवाल है। जो बहस का विषय है, हाँ पुनीत जी, मेरी आवाज आ रही है आप जी आ रही है, उनकी नहीं आ रही। बहस का जो विषय है पुनीत जी, कि छत्तीसगढ़ राज्य के हितों में अगर केंद्र और केंद्रीय मंत्री जो एक संवैधानिक है, यह दौरा करके छत्तीसगढ़ राज्य की व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं, तो भलाई करना चाहते हैं इस राज्य का, तो उसमें इसकी आपत्ति क्यों? किस बात की आपत्ति? आइडियोलॉजी की बात करते हैं। अगर आज जो भी मंत्री आएगा तो छत्तीसगढ़ के हित में भलाई होगा। आज माननीय सिंधिया जी भी आए हमारे, आज उन्होंने वहाँ के लोगों में देखा कि नहीं यार, हम इतना पैसा दे रहे हैं, यहाँ भी आज भी कुपोषण की स्थिति है, यहाँ आज भी
जो IMR है, जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, वो बढ़ा हुआ है। हम किस तरीके से उस पर करेंगे? हम DMF के फंड देते हैं और फिर भी यहाँ के लोगों के जीवन में जो डेथ रेट पे, माल न्यूट्रिशन पर, गरीबों के आवास पर कोई बातचीत नहीं हो रही है कि हम ऐसे। उन्होंने, माननीय सिंधिया जी ने कहा कि नहीं, कुछ कमी है, कमी भी देखी गई, वो है रोडों की कमी गई, रोड कनेक्टिविटी नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हम तत्काल इस पर कार्रवाई की। तो ये राज्य के हित में ही हुए ना। कल भी हमारे गडकरी जी आ रहे हैं, 10,000 करोड़ का इस राज्य को 35 रोड नेशनल हाईवे प्रदान कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो केंद्रीय मंत्रियों के आने से तो उनको स्वागत करना चाहिए, बल्कि किसी को चिढ़ जैसी बातचीत नहीं करनी चाहिए। और रही बात जीएसटी का, बांदी जी आप बहुत सुलझे हुए नेता हैं, तो आइडियोलॉजी जैसा आपने कहा कि इस वक्त बहस का ये मुद्दा बना जब ये कहा गया कि आप खुले मंच पर आकर बात करें। जवाब में जो कहा गया उसका उत्तर तो हम ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये आंकड़े तो प्रदेश के नेताओं को, बीजेपी नेताओं को भी पता है, क्या नहीं मिल रहा है ये उनको भी पता है। भले पॉलिटिक्स की वजह से वो अपना मुंह बंद करते हैं केंद्र के सामने, तो बहस पहले उनको भी करना चाहिए, ये भी कहा गया है। देखिए, तो स्वीकार करें ना। अगर माननीय सिंधिया जी ने इस पर बहस पर चैलेंज किया है, तो उसको आइडियोलॉजी के आधार पर कौन सी आइडियोलॉजी की बात करते हैं? जिन्हें कुछ तो पंकज जी ने बात रखी, जी, चैलेंज तो शौरी साहब भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इन आंकड़ों को आधार बना करके बात करें। शौरी साहब आप उत्तर देंगे इसका? काम तो कांग्रेस ने किया। बिल्कुल मैं दूंगा। अभी आप कह रहे हैं कि गडकरी जी आ रहे हैं, 10,000 करोड़ का पैकेज देंगे। ये क्या बांदी जी बता सकते हैं कि पेट्रोल डीजल पे कितना सेस लगता है और उसपे कितना आइडियोलॉजी के आधार पर कलेक्शन है? डाइवर्ट होने की आवश्यकता। मैं बता देता हूँ, 3 लाख करोड़ का प्रतिवर्ष जो सेस लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाता है, उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है और कितना प्रतिवर्ष मिल रहा है? 3 साल का हिसाब बता दे। केवल राजनीति करने की बात नहीं है। अगर आंकड़े है तो आंकड़े के साथ बात करिए। हम तो आंकड़े दे रहे हैं, हम आंकड़े हर चीज कर दे रहे हैं यहाँ पे। अभी अगर बांदी जी डिस्कस करना चाहे तो अभी हम आंकड़े दे रहे हैं। आप भी जानते हैं कि जब हम राजस्व वसूली की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है। राजस्व वसूली की बात करते हैं कि हम इस वर्ष जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ने एक अनुमान लगाया कि हमें इस साल राजस्व की प्राप्ति होगी। आज हर स्टेट आज पर क्या होता है कि अनुमान के आधार पर राजस्व की प्राप्ति नहीं होती। इसका किसी भी योजनाओं में स्टेट शेयर, ठीक है, एक बात कह रहे हैं, उसको सुन लेते हैं शौरी साहब। जी बांदी साहब आप अपनी बात रखें, फिर मैं उत्तर लूंगा शौरी साहब से। बांदी साहब, आज उसको 60% कर दिया गया है। एक तरफ तो स्टेट पे अपना शेयर स्टेट का बढ़ा के आप उनपे बोझ लाद रहे हो, दूसरा जो उनके जो कमिटेड लायबिलिटी है उसमें और कोई सोचने की बात नहीं है। हमारे जीएसटी का अगर आ जाता है 50% आपको देना है। राज्य में जो सेंट्रल एक्साइज का है उसका भी बंटवारा बना हुआ है कि आपका 77.5% आपका, 22% हमारे। आप हम अनुमान लगाते हैं राजस्व वसूली। ये जो बात आती है, तो क्या हमको 100% राजस्व वसूली इस राज्य को मिलता है? मनरेगा उसको देना है, नहीं मिल पाता। हम राजस्व वसूली ले नहीं पाते। हम अनुमान लगाते हैं कि इस वर्ष हमको जीएसटी में इतना प्रॉफिट होगा, और वो जीएसटी उतनी वसूल नहीं होती, तो उसको शेष नहीं। हमने आप इतनी जीएसटी अनुमान लगाया था, हमें उतनी मिलनी चाहिए। तो ये अनुमान के अनुरूप जीएसटी प्राप्त नहीं होते पुनीत भाई, तो फिर उसकी तुलना शेष के रूप में होती है कि हमें शेष नहीं दिया गया। अरे शेष नहीं दिया गया, ये तो ये एक, चलिए बांदी साहब, आधार पर बांदी साहब कर्ज पे कर्ज सीधी सी बात है। इसी मंच पर जैसे शौरी साहब भी कह रहे हैं कि आंकड़े मैं भी रखता हूं, आप अगर बहस करना चाहें तो आप शुरुआत में मुझसे कर सकते हैं, मैं बहस करने के लिए, इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि क्या राज्य के हकों की बात केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का यहां कोई मत नहीं। दूसरी बात है, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर बातचीत की गई, लेकिन पंकज जी ने जो उत्तर दिया इसके ऊपर मैं जवाब मृणाल पंत साहब से लूंगा। मृणाल जी, चूंकि मध्य प्रदेश से भी इसका कनेक्शन जुड़ा है, दल बदलने को लेकर भी जुड़ा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, कनेक्शन रखते हैं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जब आइडियोलॉजी पर सवाल उठाया तो पंकज जी का उत्तर भी आपने सुना। उत्तर दें इस बात का, क्योंकि अब ये बहस आइडियोलॉजी के स्तर तक आ चुकी, और क्या आइडियोलॉजी किसकी है इस पर जवाब पंकज जी ने भी दिया है।
अब पुनीत जी, उस समय शुरुआती दौर में आवाज नहीं आई तो आइडियोलॉजी वाली बहस में समझ नहीं पाया, लेकिन सीधे विषय पे आते हुए अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि सिंधिया जी से इस तरह की गलत बयानी की हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो पूरे प्रदेश में, देश में एक ज़हीन नेता माने जाते हैं। केंद्र सरकार में 3 के बार मंत्री रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से झूठ बोलना सीख लेता है, जो सिंधिया जी के इस बयान से साफ तौर पे दिखाई देता है। हुआ क्या है कि 14वें वित्त आयोग तक केंद्र सरकार जब पैसा दिया करती थी अलग अलग राज्यों को, तो 2 तरीके से पैसा देती थी। एक वित्त आयोग का पैसा दिया करता था और इसके साथ साथ हजारों करोड़ रुपए की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं चला करती थी। ऐसे 131 योजनाएं चला करती थी और हजारों करोड़ रुपए का पैसा उनके माध्यम से भी आता था। लेकिन मोदी जी की सरकार ने ये जो हजारों करोड़ रुपए की 131 केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं थी, इनमें से 85 योजनाएं बंद कर दी और 100-200 करोड़ रुपए जो फंड के माध्यम से आया करता था वित्त आयोग के माध्यम से, उसमें बढ़ा के ये हजारों करोड़ का नुकसान कर दिया। जो 45 योजनाएं चल रही हैं उसमें भी पहले केंद्र सरकार 100% राशि राज्यों को दिया करती थी, लेकिन अब उसमें भी नियम लगा दिया कि 40% पैसा राज्य अपनी ओर से मिलाएंगे, तो ये केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला पैसा इसमें भी कम हो गया। जो 60% राशि केंद्र सरकार देती है उसमें भी और नियम लगा दिए कि इस तरह से योजना संचालित की जाएगी, उस तरह से योजना संचालित की जाएगी, उसको इस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। तो देश में कोई भी राज्य इन 45 योजनाओं का भी लाभ नहीं ले पा रहे। इस तरह से राज्यों को मिलने वाला हजारों करोड़ रुपए का पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक लिया, नहीं दिया। हमने कोरोना के समय में देखा, और तो और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, उसे छोड़िए, मध्य प्रदेश में तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपनी ही पार्टी की सरकार को भी मोदी जी की केंद्र सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए का जीएसटी आज तक नहीं दिया है। उतना पैसा हमारे ऊपर आज भी केंद्र सरकार का बकाया है। मांग मांग कर राज्य सरकार थक गई, कठिन आर्थिक परिस्थिति में है। हालात ऐसे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए केवल हमको जो ऋण मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है उसका ब्याज चुकाने पे चुकाना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार हमारे ही पैसे की, हमारे हक के पैसे की भरपाई आज तक नहीं कर रही। मध्य प्रदेश का जो जीडीपी है उसका आपको जानकर आश्चर्य होगा पुनीत जी, 11.7%, मतलब लगभग 12% हिस्सा हमारे प्रदेश की सरकार केवल ब्याज चुकाने पे खर्च कर रही है। ऐसे में लोगों की तनख्वाहें देना, विकास कार्यों पर पैसा खर्च करना कोई भी राज्य सरकार कैसे कर पाएगी, इसका हम हालात का अंदाजा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस पे तुर्रा ये कि मध्य प्रदेश का और अलग अलग राज्यों का हक छीनते हुए नियम भी केंद्र सरकार अपने तरीके से बनाने लगी। उन्होंने कह दिया कि किसानों का आप बोनस देना बंद करिए, अगर आप बोनस देंगे तो हम किसानों का गेहूं नहीं उठाएंगे, उपार्जन नहीं करेंगे, और इस कारण मध्य प्रदेश के किसानों के अन्न पे जो एमएसपी मिला करती थी उस पे एक बड़ा संकट आ गया। राज्य सरकार को जो बोनस अपनी ओर से 150 रुपए का देती थी वो भी मन मार के बंद करना पड़ा। और यही मुख्यमंत्री जी जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, तब ऐसी छोटी छोटी बातों पर धरने पे बैठ जाया करते थे शिवराज सिंह जी चौहान, लेकिन आज चूंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो उनके मुंह से एक बोल भी नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश को कोयले की आपूर्ति बंद कर दी। हालात यह है कि केवल 3 दिन का कोयला बाकी है और भीषण गर्मी के इन दिनों में बिजली की कटौती इस बेकदर चालू हो गई है कि अगले 5-7 दिन में अगर चलिए पंकज जी अब इन बातों के उत्तर दीजिए। अभी तो हम छत्तीसगढ़ के हकों की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इकाई ने बताया कि किस तरह मध्य प्रदेश का भी कितना 1,000 करोड़ रुपए रुका पड़ा है और क्यों रुका पड़ा, उन्होंने एक्सप्लेन किया। देखिए, मैं इनकी बात तुलनात्मक रूप से आवाज आई जो छत्तीसगढ़ के हमारे मित्रों की नहीं आई थी, आपकी जरूर आ रही है जी। और जो मृणाल जी ने कहा मैं बिंदुवार उसको उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष रखता हूं, देश भर का आंकड़ा है तो समझ में आएगा कांग्रेस के लोगों को कि विकास क्या होता है। कांग्रेस पार्टी की 10 साल की सरकार ने देश में विकास की भिन्न भिन्न योजनाओं पर 41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे 10 वर्ष में, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 7 साल में 91 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया देश में भिन्न भिन्न विकास की योजनाओं में, यानी मोटे तौर पर लगभग 50 लाख करोड़ रुपए अधिक खर्च किया है। और इसमें पुनीत जी वो सारी योजनाएं शामिल हैं जो केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं, और बहुत सारी योजनाओं में यह प्रावधान कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय भी था जिसको हम मैचिंग ग्रांट कहते हैं कि राज्यांश और केंद्रांश
और कई बार ये राज्यांश 10% से लेकर 30-35% तक वेरी करता है भिन्न भिन्न योजनाओं के स्वरूप के आधार पर। और देश भर के राज्य जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी राज्यांश देते थे और अब भी राज्यांश देते हैं, पर उस बात में इसको भी लेकर कांग्रेस को आपत्ति है। और मध्य प्रदेश की सरकार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से कभी बाधा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज जी मध्य प्रदेश में देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक समय तक जन सेवा करी है। और आपने कभी पुनीत जी कभी भी शिवराज जी के मुंह से यदि ये सुनाओ कि मेरे राज्य का खजाना खाली है, कुछ समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार भी थी, कभी विलाप नहीं किया। पर कमलनाथ जी 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं और वो कहते हैं कि खजाना खाली 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान कमलनाथ जी ने वापस कर दिए कि राज्य मैचिंग ग्रांट नहीं दे पा रहा। चलिए आपकी इतनी बात का उत्तर ले लूं मैं। फसल बीमा की रिस्क मृणाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल पुनीत जी, देखिए एक तो पंकज जी को देश को ये बताना चाहिए कि मोदी जी की सरकार ने अब तक 26 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल और गैस पे मध्य प्रदेश की और देश की आम जनता की जेब से निकाले हैं। 1,76,000 करोड़ रुपए जो रिजर्व बैंक के पास फंड हुआ करता था वहां से निकाले हैं। करीब 10 लाख करोड़ की सरकारी संपत्ति जो नेहरू जी ने इस देश के पब्लिक प्रतिष्ठानों को बना कर खड़ी थी वो बेच के अर्जित की है। और ये सारा जोड़ जो मिला के होता है वो 51 लाख करोड़ होता है जो पंकज चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि इस सरकार ने केंद्र में खर्च किया जी, है। पंकज जी। तो जनता से ही लूटा गया पैसा अगर केंद्र सरकार ने खर्च कर दिया और जनता के हित में खर्च नहीं हुआ पंकज जी, इस पैसे से मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए के अपने लिए हवाई जहाज कांग्रेस पार्टी के इस बचकाने जिस बच्चे को अर्थशास्त्र का आदमी तो खारिज कर देगा। ये जिस एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं उसमें 41% हिस्सा राज्यों की सरकार का है, जो बड़े बड़े 35% हिस्सा पेट्रोल की कीमत का है, 4% पेट्रोल पंप के मालिक के पास जाता है। इसके अलावा 18% राज्यों का वेटो टैक्स अलग है। तो जिस 41% या जिस 26,000 करोड़ की ये बात कर रहे हैं उसमें इस बात पे भी दिखाई देता है। पंकज जी हमारे पुराने मित्र हैं, 2 साल पहले वो मेरी जगह बैठ के कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे इन्हीं सब बातों पे भारतीय जनता पार्टी को शिवराज जी और मोदी जी को घेरा करते थे और समय का फिर देखिए पार्टी बदली तो कैसे ठीक है पंकज जी एक बार फिर पार्टी बदलने पर विचारधारा बदल गई, जवाब बदल गया, ये आरोप भी लग रहा है। इसका भी उत्तर आप दे दें ताकि वापस मैं उसका काउंटर ले सकूं, क्योंकि वे सुन नहीं पाए और आप सबसे क्षमा मांगता हूं कि जो आप लोग एक दूसरे की बात भी शुरुआत में सुन नहीं पाए। जी पुनी जी हम कांग्रेस के इन आरोपों की चिंता नहीं करते। मध्य प्रदेश में देश का ऐसा पहला इतिहास है, आप बता दें पूरे देश में कोई ऐसा राज्य हो जहां 28 उपचुनाव एक साथ हो रहे हो। कोई और नेता ऐसा बता दें कि जहां कैबिनेट मंत्री विधायक त्यागपत्र लोग सरपंच नहीं छोड़ते भाई साहब, या 26 विधायकों 2 के निधन से उपचुनाव थे। कहा ना कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुर्सी के लिए पार्टी छोड़ दी, पुनः मैदान में उतर के चुनाव जीते। और आइडियोलॉजी को बताया कि क्या आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी भारत के कल्याण की, आइडियोलॉजी मां भारती के परम वैभव की, आइडियोलॉजी देश के विकास की। और इसीलिए कोरोना काल के बाद भारत की विकास दर 8.2% है, सबसे अधिक निर्यात किया है। जी मृणाल जी अब बताएं, आप आइडियोलॉजी का सवाल उठाया था, जवाब यहां पर ये मिला निर्यात में बोले टीके लग रहे हैं, फ्री राशन बट रहा है, निःशुल्क टीकाकरण है, 250 हो रहा है। कांग्रेस कर सकती सरकार को गिराने की तकनीक भी आइडियोलॉजी है, लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए लोगों को विधायकों को खरीदने की, नैतिकता खरीदने की आइडियोलॉजी है कि इस भ्रष्टाचार को खुलेआम छिपाते हुए इसको मास्टर स्ट्रोक बताने की आइडियोलॉजी है, विपक्ष का अस्तित्व खत्म करके लोकतंत्र को खतरे में डालने की आइडियोलॉजी है, देश पे एक तरफा फासिस्ट विचारधारा को फिर स्थापित करने की आइडियोलॉजी है, विरोध की हर आवाज को हर तरीके से दबाने की। और हर जगह हम भारतीय जनता पार्टी की इस आवाज को देख रहे हैं। सिंधिया जी एक सम्माननीय नेता थे, लेकिन विपक्ष के कठिन समय में उनको आम लोगों के हितों की आवाज को उठानी चाहिए थी, लेकिन वो सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ के उन लोगों के साथ जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था विश्वासघात किया है। और इस विश्वासघात को जनता लोकतंत्र में हमेशा याद रखेगी। इसका उत्तर लोग समय पर देंगे। नैतिक लोग आज भी अगर अपने मन से पूछेंगे तो इस बात को कहेंगे कि उन्होंने सरकार गिराने के लिए वोट नहीं दिया था, उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों के कारण
कारण इस खुलेआम खरीद फरोख्त के कारण लोकतंत्र को ध्वस्त करते हुए एक निर्वाचित सरकार को मध्य प्रदेश में गिराया गया। पैसा नहीं है पूरा। मृणाल साहब, जैसा अभी एक बार फिर से यहां पर भी इस मंच पर भी कहा है, इस पर आपका भी उत्तर मैं चाहता हूं। कहा है कि आप बहस करें, ये एक हैशटैग के साथ में बात चला दी, जबकि छत्तीसगढ़ के नेता कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कि साहब हम आंकड़े तो पहले से देते रहे, पत्र तक में देते रहे, आप जो आंकड़े जिन आंकड़ों पर बहस करना चाहते हैं उसके उत्तर से पहले हमने आंकड़े दिए, उनका उत्तर तो कोई आया नहीं। मृणाल जी, आप भी बात रख सकते हैं, एक हैशटैग चल रहा है बहस करो भूपेश के नाम से। निश्चित तौर पे पुनीत जी, और ये जो आंकड़े सम्माननीय विधायक जी जो हमारे आता हूं आपके पास, बांदी साहब बस आपके पास मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिए हैं, पुनीत जी ये केवल आंकड़े नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का बजट प्रस्तुत करते हुए इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री ने विलाप करते हुए बताएं, अपना दर्द बताते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को किस तरह से संकट में डाल दिया है। और इसलिए आप विरोधाभास देखिए कि एक ही पार्टी की सरकार एक केंद्र में और राज्य में जो प्रतिनिधि है वो कोई और बात कह रहा है, केंद्र में जो प्रतिनिधि है वो कोई और बात कह रहा है। अपनी ही केंद्र सरकार के मंत्री का खंडन, उनके तर्कों और उनके आंकड़ों का खंडन राज्य की विधानसभा में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्री कर रहा है। बात स्पष्ट है कि दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। पंकज जी बताएं, दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? पंकज जी, कहा जा रहा है कि आप ही के प्रदेश सरकार के मंत्री ने बताया है कि केंद्र से कितनी कटौती हुई, क्या उनको तकलीफ है, यहां आप अलग बात कह रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कोरा झूठ प्रस्तुत करती है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्ष से अधिक की जनसेवा की अवधि में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अब नरेंद्र मोदी जी हैं, कभी आपको शिवराज जी ये विलाप करते दिखे कि पैसा काट लिया, मेरा खजाना खाली है? कभी एक कोई अवसर? और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो जीडीपी है 11 लाख करोड़ की जीडीपी है, 19.74% की विकास दर है, देश की सबसे अधिक। संवैधानिक मर्यादाओं को त्याग में रखते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ एक मुख्यमंत्री धरने पर बैठा था। पूरे देश में कह रहे हैं बजट में प्रदेश सरकार के मंत्री ने ये बात कही है, इसका उत्तर देना चाहेंगे? पुनीत जी, मैं तो आपको एक तथ्य दे रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब 33,000 करोड़ का बजट, 33,000 का बजट था मध्य प्रदेश का, और उतना ही कर्ज था। अब 11 लाख करोड़ का बजट है, पर कभी भी विलाप नहीं है। और कर्ज किसको मिलता है पुनीत जी? हम सीमा में जो राजस्व की सीमा हमारी कर लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, वापस से ये जहां से बातचीत शुरू थी, बांदी साहब ने कर नहीं लिया। बांदी साहब, आपने सुना है जिस हैशटैग की चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि साहब ये आंकड़े तो दिए हैं। मैं फिर कहूंगा कि शौरी साहब खुद कह रहे हैं कि आंकड़े तो मैं भी देने के लिए और बहस करने के लिए तैयार हूं। आप आए, सामने आए। एक बार शौरी जी को इन्हीं आंकड़ों पर बहस करवा लीजिए पुनीत जी। कांग्रेस किस तरीके से बात आइडियोलॉजी की करती है। छत्तीसगढ़ जब विभाजित हुआ तो हमारे एक छत्तीसगढ़ का स्वभाव अलग है, जहाँ सीधे साधे लोग हैं। जब हुए तो कांग्रेस के ही चरित्र कैसा है, उसकी आइडियोलॉजी कैसी है कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के 10-11 विधायकों को उन्होंने तोड़ लिया। ये क्या आइडियोलॉजी की बात करते हैं? छत्तीसगढ़ की नींव पर इन्होंने कलंक किया है कांग्रेस के लोगों ने। ये कैसे बात करते हैं करके आइडियोलॉजी करके तर्क करने का, बजट पे बहस कर रहे हैं, आंकड़ों पर करना है तो कर लीजिए शौरी से, एक बार इसी पर पुनीत जी करवा लीजिए, क्योंकि बात छत्तीसगढ़ का संदर्भ है, मुद्दे पे है, बहस इसी पर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि मंत्रियों के आने से लाभ ही मिलेगा, लोग मिलेंगे। आपकी बात कल छत्तीसगढ़ में 10,000 करोड़ के आने के बाद में बजाय आकांक्षी जिलों के संदर्भ में बातचीत होनी थी, ये एक टकराव जैसी स्थिति। जबकि आप सब ये मानते हैं और कहते हैं कि विकास के लिए जरूरी है कि समावेश के साथ आप काम करें, सम्मिलित होकर काम करें, लेकिन आप देखें भाषा शैली में जो चैलेंज है आकांक्षी जिलों का। पुनीत जी माननीय सिंधिया जी आकांक्षी जिले ही के दौरा किए हैं, तो धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का
कि जो पूरे 110 लोगों में से 10 हमारे यहाँ आकांक्षी जिले हैं और इन आकांक्षी जिलों में क्या प्रगति चल रहा है ऐसा जानना भी नहीं चाहिए क्या? और उसमें क्या सुधार करना चाहिए और क्या ऐड कर सकते हैं अपन, ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? नहीं किस बात का बांदी साहब सवाल दौरे पर नहीं है, दौरे के दौरान की जाने वाली पॉलिटिक्स से है, हैशटैग से है और एक चैलेंज से है, जिसके बारे में अभी आप भी कह रहे हैं कि शौरी साहब भी बातचीत कर लें। शौरी साहब इस पर उत्तर देना चाहेंगे जल्दी से? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खुद जानते हैं कि हर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के दादागिरी से परेशान है। ये बात अलग है कि मोदी का इतना भय है कि ना शिवराज सिंह कुछ कह पा रहे हैं ना योगी जी कह पा रहे हैं, पर बाकी जितने भी गैर भाजपा पर शासित प्रदेश हैं सब लोग इस व्यवस्था से परेशान है। ये जो भी सेंट्रल स्कीम है उसमें आप स्टेट शेयर बढ़ा रहे हो और जो देना चाहिए वो पैसा आप दे नहीं रहे हो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पैसा आखिर आता कहाँ से है? ये स्टेट के ही कनेक्शन करके जो जाता है सेंट्रल के पास के हाथ में होता है पैसा, ये पैसा आता है तो वो तो हम अपने हक की बात कर रहे हैं। इनको तो कभी हमें के हक में बात करनी सरकार से मंत्रियों की बात कर रहे हैं, ये उनके जो इंडिकेटर है उस पे अगर देखेंगे हमें सारे के सारे मंत्री इंडिकेटर की बात करें, आज हमें केंद्र से 42% इसके हमको बजट हमें राजस्व इसके बाद भी जो इंडिकेटर थे राजस्व। चलिए ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। शौरी साहब ने एक बात कही है बांदी साहब के आंकड़ों के ऊपर मैं भी चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। शौरी साहब आपको भी कहा गया कि ठीक है आप आएं और आंकड़ों के ऊपर बहस कर लें। बांदी साहब एक सीधी सी मूल प्रश्न जो बार बार कांग्रेस पार्टी यहां कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश इकाई का भी उतना ही प्रदेश है, विकास की जिम्मेदारी जितनी पक्ष की उतनी विपक्ष की भी है। अगर कोई खामियां है तो आप उस पर बात करें, आप उसके ऊपर चर्चा करें, लेकिन जब केंद्र से मांग की बात की जाती है तो हमेशा हेठा क्यों देखा जाता है, दिखाया क्यों जाता है? वहां खामोशी और यहां पॉलिटिक्स, इसके आरोप लगते हैं। पुनीत भाई, आज हमें केंद्र से 42% अंशदान मिलता है, हमें 42% हमारी भागीदारी राज्य सरकार को मिलती है और कांग्रेस की सरकार थी तो 32% मिलता था। आज 10% अगर कहीं हमारे पास इसने इस प्रगति की है तो केंद्र की सरकार मोदी जी ने ही प्रगति किया था। और जो स्टेट शेयर है, आज स्टेट शेयर है, कर्जे भी ले रहे हैं, शेयर भी ले रहे हैं। आप केंद्र सरकार गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास में आप योजनाओं में स्टेट शेयर का क्यों पार्टिसिपेशन नहीं हुआ? किस आइडियोलॉजी के अंतर्गत नहीं हुआ आपका? जब बहुत सारे लोगों के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, राज्य का अंशदान होना चाहिए, प्रधानमंत्री गरीबों के लिए आवास बनना चाहिए। आज उसने उस योजना को कुठाराघात किसने किया, किसने बंद किया? यहाँ के कांग्रेस के लोगों की विचारधारा आइडियोलॉजी ने बंद किया। इसलिए और शौरी जी ने जो कह रहे हैं कि अंशदान पर एक बार डिबेट हो जाए, केंद्र सरकार की कितना भागीदारी है राज्य सरकार का, तो हमको इसको स्वीकार करते हैं और हम बता देंगे कि आपकी आइडियोलॉजी ठीक नहीं है कांग्रेसियों का। आपने इसी जनहित के मुद्दों पर जितने काम किए थे सब आपको बंद है। आपकी आइडियोलॉजी नरवा, घुरवा, गरवा, बारी में सिमट गया है। आप इससे ऊपर उठ के नहीं आ पा रहे हैं। शौरी साहब उत्तर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, केवल केंद्र की जो डीएमएफ फंड से चल रहा है, 15-20 से मैं पैसे चल रहा है। यहाँ का कहना चाहता हूँ कि ये हमारे स्टेट का जो पैसा जाता है वो कितना जाता है, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, एक्साइज के रूप में हो या और किसी दूसरे रूप में हो। देखिए, और उसमें से हमारा हिस्सेदारी है। सोरी साहब, मैं भी विधायक बात कर रहे हैं। सेंट्रल आपने देखा होगा इस विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अंदर हमें केंद्र से केंद्र की भागीदारी कितनी है? 42% आया। राज्य की भागीदारी कितनी % आई है? अब वो आप दोनों को देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि हमने आपको इतना दिया। दूसरे जो स्कीम है उसमें पात्रता वहीं से बन के आता है और जो पात्र होते हैं जो और उसको अनुपातिक रूप से उतनी राशि देनी पड़ती है। हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जो ये समझ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो हक के पैसे हैं जिसका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे जीएसटी शौरी साहब एक मूल बहस के, इस सारी बहस के सार में अगर देखें, करोड़ आप दे दीजिए। ठीक है शौरी साहब, अगर इस पूरे बहस के सार में देखें
तो कुल मिलाकर के जो चैलेंज, एक चुनौती, इसको आप कैसे लेते हैं? क्या वाकई इसमें राज्य के हित और हक को क्लियर करने की बात है या पॉलिटिक्स देखती है इसमें कांग्रेस? नहीं, इसमें बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं है। ये जो हैशटैग चला रही, जो बीजेपी हैशटैग चला रही और एक चैलेंज दे रही है, क्या आप खुले मंच पर बात करें, इसे आप कैसे देखते हैं? यही तो बात कह रहे हैं हम, यही बात तो हम कहते आ रहे हैं कि अगर हमारे हक के पैसे समय पे मिल जाए तो हमको ना लोन लेने की जरूरत है और न किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है। ये सारे स्टेट की स्थिति है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल हमारे स्टेट की बात है। और मध्य प्रदेश की हालत और इससे ज्यादा खराब है। गुजरात की स्थिति देखो, 3 लाख करोड़ का कर्ज लेके आप कह रहे, और ये ठीक है। चलिए बादी साहब से पूछता हूं, बादी साहब, ये हैशटैग और ये जो चैलेंज है, इसमें राज्य का हित है या ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है? पुनीत साहब, मैं तो सोरी साहब से एक डिबेट के लिए चाहता हूं कि एक बार इस पर चर्चा कर लें। ये बात क्लियर है, एक बार आंकड़ों के साथ पुनीत जी आपके इसमें करवा लीजिएगा। दूसरा जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो अपना अंशदान दे रही है उसमें 10% का इजाफा हुआ है, छत्तीसगढ़ के हित में करने की बात। ठीक है, आप अपनी बात दोहरा रहे हैं बांदी साहब। मेरा सवाल ये था कि ये जो एक केंद्रीय मंत्री का आना है, दोहरा रहा हूं कि वही बातचीत। अरे भाई पुनीत जी, मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, ये जो कह रहे हैं अंशदान नहीं है भाई, इसके पैसे से आ रहे हैं, एक अच्छे भाव से आ रहे हैं। आप उसको कांग्रेस के लोग अलग ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। उसको क्या कोई केंद्रीय मंत्री इस बात के लिए आता है कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों में हम अच्छे से कोई उनके जीवन में सुधार लाएं, डेवलपमेंट में करें, कोई समीक्षा करें, कमी हो उसकी पूर्ति। चलिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट लेता हूं मृणाल पंत साहब से, और उसमें भी एक फाइनल कमेंट लेता हूं मृणाल पंत से। केंद्रीय मंत्री का आकांक्षी जिलों का दौरा करना एक बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ में शुरुआत इसकी हुई, लेकिन आने के बाद में उनका चैलेंज करना, इसके बाद एक हैशटैग का फ्लोट करना और इस बात को सीधे आइडियोलॉजी तक, इस स्तर तक ले आना, इन सब को आप किस तरह देखते हैं, जबकि आप खुद वहां मध्य प्रदेश को लेकर कोई दावा कर रहे थे? पुनीत जी, ये दोनों पार्टियों की विचारधारा के अंतर को बताता है। कांग्रेस पार्टी जब सरकारी योजनाओं का पैसा जनता के हित में खर्च करती है तो इसका सीधा सीधा अभिप्राय और अर्थ ये होता है कि जनता के सेवक होने के नाते किसी भी सरकार का ये धर्म है, ये एहसान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी राज्य को उसके हक का पैसा जो वो पूरा भी नहीं दे रही है वो भी अगर देती है या कोई योजनाएं बनाती हैं तो इस तरह से प्रदर्शित करने का प्रयास करती है जैसे वो जनता पर एहसान कर रही हो, जैसे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दाता है और देश की जनता याचक है। ये बात बहुत बड़ा अंतर, ये बात जनता के मन में भी जाएगी मृणाल जी, जो आप बात कह रहे हैं, केंद्र वर्सेस राज्य, केंद्र वर्सेस राज्य, हक वर्सेस हक। बड़ी बात यह कि केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों को जनता ने चुना है और दोनों के साथ में जनता एक उम्मीद लगाती है और साफ साफ उम्मीद लगाती है कि जो योजनाएं आप बनाते हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, उसमें जो फंड आता है वो ज़मीन तक पहुंचे, नीचे तक पहुंचे। इसकी समीक्षा भी होना चाहिए, दौरे भी होना चाहिए। लेकिन इन चैलेंजेस में क्या वाकई, क्योंकि एक दूसरे के आंकड़े को गलत ठहरा दिया और इस पर कोई आगे बहस नहीं, कोई बातचीत नहीं, इससे जनता के मन में दोनों के प्रति क्या संदेह पैदा नहीं होता, ये ज़रूर सोचना चाहिए राजनीतिक पक्षों को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद।